नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिस परिवार में खुशहाली और पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि पति पत्नी दोनों सरकारी जॉब में थे। हाँ, पैसे की और बाकी चीज़ों की कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन उन दोनों पति पत्नी की सरकारी नौकरी होने के वजह से दोनों का एक साथ रह पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। बच्चे जब तक नहीं थे तब तक तो पत्नी ने अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके पति के साथ रहना ही सही समझा था, लेकिन बच्चे हो जाने के बाद और बच्चियों के थोड़े बड़े हो जाने के बाद पत्नी ने ये सलाह किया अपने पति के साथ कि वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर अपने साथ अपने शहर की पोस्टिंग में चली जाएंगी और छुट्टियों में बच्चियों को लेकर उनसे मिलने के लिए आना जाना करती रहेंगी। पति को भी इस चीज़ पर कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चियों के लिए ये ज़्यादा सही होगा कि वो अपनी माँ के साथ ही रहें। छोटी बेटी की उम्र लगभग 8 साल थी और बड़ी बेटी की उम्र 12 साल। बड़ी बेटी का नाम था प्रीति और छोटी बेटी का नाम था नीति। दोनों बच्चियाँ अपने माँ के साथ इस बार एक ऐसे जगह पर गईं जो काफ़ी छोटा शहर या फिर आप एक गांव कह सकते हैं, वहाँ पर गईं। उनका मन बिल्कुल नहीं था उस जगह अपनी माँ के साथ जाने का, लेकिन माँ के काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने तय किया कि वो कुछ दिन वहाँ पर रहकर देखेंगी। अगर उनका मन लगा तो अच्छी बात है, और अगर उनका मन वहाँ पर नहीं लगा तो वो उस जगह को छोड़कर या तो अपने पिता के पास चली जाएंगी या फिर वो बोर्डिंग स्कूल में अपना एडमिशन करवाएंगी। माता पिता भी ये बात काफ़ी समय से सोच रहे थे, लेकिन वो अपनी बच्चियों को इतने कम उम्र में खुद से दूर करना सही नहीं समझते थे। इस वजह से वो आज भी अपने बच्चों को लेकर अलग अलग शहर में रह रहे थे। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ये चीज़ बच्चियों के लिए जितनी मुश्किल है उतनी ही उन दोनों के लिए भी है, लेकिन अभी उनके लिए आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत इंतज़ार कर रही थी। प्रीति की माँ अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस जगह पर पहुँच चुकी थी। जगह तो काफ़ी अजीब सी थी, लेकिन उन्हें रहने के लिए घर सब कुछ पहले से मिला हुआ था। वो जो भी घर था वो शहर से या फिर उस गांव से बिल्कुल बाहर की तरफ था, जो कि काफ़ी सुनसान इलाका था, और उस जगह पर दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं था, सिर्फ खेत, जंगल और पहाड़ ही थे। उस गांव में ज़्यादातर मकान कच्चे पक्के ही थे, लेकिन इनको जो घर मिला था वो पक्का मकान था और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत मकान था। अब उस घर में आने के बाद काफ़ी सारी साफ सफाई और सजावट का काम बाकी था, जिस काम में प्रीति और नीति की माँ अपनी बेटियों के मदद से लग चुकी थी। प्रीति बड़ी थी, इस वजह से वो अपनी माँ का हाथ ज़्यादा जल्दी जल्दी बटा रही थी, ताकि घर का सेटअप पूरी तरह से करके अगर उन्हें बाहर की जगह देखनी हो तो वो वहाँ जा सकें। लेकिन नीति बार बार अपनी बहन प्रीति से ज़िद कर रही थी कि उसे अब ये काम नहीं करना है। वो बाहर जाना चाहती है, बाहर सब कुछ देखकर घूमना चाहती है, और प्रीति बार बार अपनी छोटी बहन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज हम कहीं नहीं जाते, क्योंकि हम ट्रैवल करके आए हैं तो सब लोग थके हुए हैं। कल हम बाहर भी जाएंगे और खेलेंगे भी। लेकिन नीति
कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो अकेले उस जगह में घूमने के लिए बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप निकल गई और वो जंगल की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। उस जंगल में एक ऐसा पेड़ था जिस पेड़ पर आमतौर पर फूल कभी नहीं लगते हैं, लेकिन उस पेड़ पर इतनी खूबसूरत फूल लगे हुए थे और उन फूलों की सुगंध इतनी अच्छी और इतनी मनमोहक थी जो उस इलाके में लगभग पूरी तरह से फैली हुई थी। उसी खुशबू से वो खिंचकर उस पेड़ की तरफ पहुंच गई और जब वो वहां पर पहुंची तो उन फूलों की खूबसूरती को देखकर नीति अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई। वो उस पेड़ के पास जाकर उन फूलों को तोड़ने की कोशिश करने लगी। फूल काफ़ी ऊंचाई पर लगे हुए थे और नीति की हाइट काफ़ी कम थी क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, इसलिए वो बार बार उछलकर उन फूलों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो फूलों तक नहीं पहुंच पाई और वो थक कर फिर वापस वहां से जाने लगी। जब वो वहां से पलटकर वापस आने लगी, उसे अचानक पीछे से ऐसा एहसास हुआ जैसे उसे कोई आवाज़ देकर बुला रहा हो। उसने जब पलटकर नीचे देखा तो उस पेड़ की एक डाल जो कि फूलों से भरी हुई थी, वो डाल खुद ब खुद नीचे की तरफ झुक गई थी। ये देखकर नीति काफ़ी खुश हो गई और वो दौड़कर उस पेड़ के पास वापस पहुंच गई और उसमें से उसने सिर्फ एक फूल तोड़ लिया। वो फूल तोड़कर उसकी खुशबू लेते हुए वो वहां से वापस जाने लगी, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं और वो वहीं जंगल में गिरकर बेहोश हो गई। यहाँ अब लगभग घर का सारा काम खत्म हो चुका था। प्रीति और उसकी माँ अब नीति को ढूंढ रहे थे, लेकिन नीति का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर प्रीति ने अपनी माँ से बताया कि नीति बहुत देर से मुझे बाहर खेलने जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैंने उसे मना किया तो वो गुस्सा होकर बाहर जाकर बैठी थी। तो इसलिए मुझे लगता है मम्मा वो शायद गुस्से गुस्से में अकेले ही तो कहीं घूमने नहीं चली गई। लेकिन प्रीति की माँ ने कहा, बेटा इतना घना जंगल है, इस जंगल में कहाँ वो अकेले जा सकती है, और वैसे भी अब रात होने वाली है, हमें फटाफट जाकर नीति को ढूंढना पड़ेगा। और वो दोनों माँ बेटी नीति को ढूंढने के लिए उस घने जंगल में अंदर जाने लगे। उनको भी उसी फूलों की खुशबू हर तरफ महसूस हो रही थी। वो भी उस पेड़ की तरफ खींचे जा रहे थे और उधर पहुंचते हुए उन्होंने देखा रास्ते में नीति बेहोश पड़ी हुई है और उसके हाथ में एक अलग सा खूबसूरत सा ऐसा फूल जो कि उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था उसके हाथ में था। वो वहाँ पर दौड़कर पहुंची और उन्होंने नीति को उठाने की कोशिश की, लेकिन नीति को होश नहीं आ रहा था। ये देखकर प्रीति की माँ ने नीति को गोद में उठाया और उठाकर घर के अंदर लेकर चली आई। अभी भी वो फूल नीति के हाथ में इतने कसकर उसने पकड़ा हुआ था जैसे कि उस फूल ने उसे जकड़ रखा हो या फिर नीति ने उस फूल को जकड़ रखा हो। घर पर पहुंचने के बाद प्रीति की माँ ने काफ़ी कोशिशें की जिससे कि नीति को होश आ जाए, लेकिन नीति को होश नहीं आ रहा था। अब उनको चिंता होने लगी थी। यहाँ वो किसी को जानते भी नहीं थे जिसकी मदद से वो डॉक्टर या किसी वैद्य का इंतज़ाम कर सकें। फिर भी अब रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उन दोनों ने सुबह होने का इंतज़ार करना ही सही समझा। और अचानक रात के 2:30 बजे नीति चीखने चिल्लाने लगी। नीति के कमरे में जब दौड़कर उसकी माँ आई तो उन्होंने देखा कि प्रीति ज़मीन पर गिरी हुई है और नीति अजीब तरीके से चीख रही है, चिल्ला रही है।
वो दौड़कर नीति के पास पहुंची। उन्होंने नीति को जैसे तैसे शांत किया और नीति के शांत होने के बाद वो प्रीति के पास गईं। जब वो प्रीति के पास पहुंची तो प्रीति काफ़ी डरी हुई सी लग रही थी। उन्होंने बहुत जानने की कोशिश की कि आखिर प्रीति को हुआ क्या है, लेकिन प्रीति कुछ भी बताने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। बस वो बार बार नीति के तरफ हाथ का इशारा कर रही थी। वो बोल कुछ भी नहीं पा रही थी और अब ना चाहते हुए भी प्रीति को नीति के बगल में ही सोना था, लेकिन प्रीति वहां लेटने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार उसकी माँ ने प्रीति को वहां लिटाकर खुद एक चेयर लगाकर बैठ गई और प्रीति के सोने का इंतजार करने लगी। जब प्रीति की आंख लग गई तब वो वहां से उठकर अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन उन्होंने देखा नीति नींद में कुछ अजीब अजीब सा बड़बड़ा रही थी और वो पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रही थी। उसकी माँ ने उसके करीब जाकर उसकी ये अजीब सी भाषा को समझने की कोशिश करना शुरू किया, लेकिन नीति जिस भाषा में बात कर रही थी उसकी माँ को ऐसा लगा जैसे उन्होंने आज से पहले ऐसी लैंग्वेज कभी सुनी ही नहीं है। थोड़ी देर तक नीति की माँ वहीं नीति के सिरहाने पर खड़ी रही और अब नीति शांत हो चुकी थी। उसको थोड़ी देर तक शांत देखने के बाद उसकी माँ उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्हें ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब खटक रही थी। प्रीति किस चीज़ से इतना डर रही थी? वो अपनी बहन से इतना कैसे डर सकती है? आखिर ये हुआ क्या है? और वो अजीब सा फूल जो कि उस कमरे में था नीति के हाथों में, उसकी खुशबू से पूरा का पूरा घर एक समय तक सुगंधित था, लेकिन अब उन दोनों के कमरे में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ये बदबू कहाँ से आई, कैसे आई? बहुत सारे सवाल थे दोनों बच्चियों के माँ के मन में, लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास कोई नहीं था। उन्होंने आखिरकार ये फैसला किया कि कल सुबह होते ही वो उठकर गांव जाएंगी और गांव में किसी न किसी से मदद मांगेंगी। ये सोचकर उन्होंने अब सोने की कोशिश करना शुरू कर दिया। अगली सुबह वो उठी और उन्होंने जब बच्चियों के कमरे में झांक कर देखा, दोनों बच्चियां बहुत आराम और सुकून के साथ सो रही थीं। उनके मन में बच्चियों को देखकर यही आया, पूरी रात बच्चियां नई जगह होने की वजह से ढंग से सो नहीं पाईं, तो अभी अब जब उनकी आंख लगी है तो उन्होंने बच्चियों को अभी जगाना बिल्कुल सही नहीं समझा और वो बच्चियों के कमरे का दरवाज़ा लगाकर गांव की तरफ जाने लगी। वो गांव में पहुंची। जब वो वहां पर गईं और उन्होंने बताया कि वो वहां के स्कूल में टीचर के लिए आई हुई हैं, वहां के लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और अब वो गांव के मुखिया से मिल रही थी। उन्होंने मुखिया जी को सारी बातें बता दी। मुखिया जी ने पहले तो उनकी बातें सुनकर अजीब तरीके से अपनी शक्ल बना ली। वो कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं थे। प्रीति और नीति के माँ के मन में जो भी जितने सारे सवाल थे, उन्होंने वो सारे सवाल एक एक करके मुखिया जी से पूछना शुरू कर दिया, लेकिन मुखिया जी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उनके कई बार रोने, गिड़गिड़ाने और मदद मांगने के बाद मुखिया जी ने सारी बातें बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, वो जिस घर में आप रह रही हैं, पता नहीं सरकार ने आपको वो घर कैसे दे दिया। वो घर तो सालों से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि एक समय में वहाँ जो औरत रहा करती थी, उस औरत के बाद उस जगह में, उस इलाके में कभी कोई नहीं जाता है और
आप जिस फूल के बारे में बता रही हैं वो फूल भी बहुत ही खतरनाक फूल है, क्योंकि वो फूल ऐसे ही नहीं आए हैं। उन फूलों के भी पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये बातें सुनकर अब दोनों बच्चियों के माँ के मन में काफ़ी डर भरने लगा। उन्होंने पूछा, बताइए मेरी बच्चियों के साथ क्या हुआ है, और अगर उनके साथ कोई परेशानी है तो मैं इन चीज़ों को ठीक कैसे कर सकती हूँ। फिर मुखिया जी ने बताया, जो भी परेशानी है, अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही है तो ये आपके और मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है। आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझने वाली हैं। ये बात सुनकर बच्चियों की माँ डर गई। उन्होंने कहा, मुखिया जी आप मुझे डराइए मत, मुझे सिर्फ उपाय बताइए। मैं मेरी बच्चियों पे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आने नहीं दे सकती। ये बात सुनकर मुखिया जी ने सारी बात शुरू से बताना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया, उस घर में सालों पहले एक औरत रहा करती थी जिसका कोई नहीं था। काफ़ी लंबे समय तक हम सबको उसके साथ काफ़ी हमदर्दी थी, क्योंकि वो अकेली औरत थी और हम सब हमेशा उसके हर काम में उसकी मदद किया करते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद गांव से धीरे धीरे बच्चियां गायब होने लगी। हम सबको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि बच्चियां आखिरकार जा कहाँ रही हैं। लेकिन एक समय बाद हमें ये बात पता चली कि वो औरत काला जादू करती है, जो कि चीर यौवन के लिए इन बच्चियों की बलि दिया करती थी। और धीरे धीरे वो गांव की लगभग आधी से ज़्यादा बच्चियों की बलि दे चुकी थी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस औरत को मार डाला, और उस औरत को मारने के बाद गांव के लोगों ने जलाना या उसका कोई भी अंतिम संस्कार करना सही नहीं समझा, क्योंकि वो गलत औरत थी। इस वजह से गांव के लोगों ने उसी पेड़ के नीचे उस औरत की अस्थियां और उसके शरीर को दफना दिया था। और कई समय बाद धीरे धीरे लोगों को ये बात पता चलने लगी कि वो पेड़, जिस पे कि कभी भी ना कोई फूल आ सकते थे और ना ही फल, लेकिन आज उस पेड़ पर ऐसे फूल आ चुके हैं जिसकी खुशबू से पूरा का पूरा जंगल हमेशा सुगंधित बना रहता है, ताकि उस सुगंध के वजह से लोग उसकी तरफ आकर्षित हों और कोई ना कोई उसे उस जगह से आज़ादी दिलाए। जो काम आपकी बेटी ने कर दिया, और अगर वो सच में आज़ाद हो गई है तो अब आपकी दोनों बेटियों की ज़िंदगी खतरे में है, क्योंकि वो मरने के बाद कहा जाता है कि और ज़्यादा शक्तिशाली हो गई होगी उसकी काली विद्या के दम से। ये बात सुनते ही बच्चियों की माँ काफ़ी घबरा चुकी थी। उनके लिए ये सारी बातें बहुत नई थी। उनको ये भी नहीं पता था कि अगर ऐसी कोई मुसीबत सामने आ जाए तो उससे लड़ कैसे सकते हैं। ये बात सुनते ही उन्होंने तुरंत मुखिया जी से मदद की मांग की। मुखिया जी ने कहा, देखिए हम आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते। हम सब गांव वाले खुद इन चीज़ों से इतना ज़्यादा डरते हैं कि ना तो आज तक इतने सालों में हम में से किसी ने उस घर की तरफ अपना रुख किया है और ना ही उस जंगल की तरफ। हाँ, लेकिन एक बात तो है कि आपकी बेटी की वजह से अगर सच में वो डायन आज़ाद हो गई है तो ये मुसीबत अब पूरे गांव पर आने वाली है। इसलिए हम आपके साथ वहाँ चलेंगे जहाँ की हम सबको मदद मिल सकती है और उस डायन से पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन ये बात हमें भी नहीं पता कि वो बाबा अब वहाँ पर होंगे या नहीं, क्योंकि वो एक अघोरी बाबा हैं और वो अपने स्थान को बदल बदल कर अपनी साधना करते रहते हैं। ये बात सुनते ही बच्चियों के माँ के मन में एक खुशी और तसल्ली भर गई।
उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम कम से कम जाकर ढूंढने की कोशिश तो कर सकते हैं। अगर वो मिल जाएंगे तो हमारी मदद तो करेंगे। ये बात सुनकर मुखिया जी ने गांव के कुछ लोगों को उनके साथ उन तांत्रिक बाबा को ढूंढने जाने की बात कही। वो सारे लोग भी तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि सबको पता था कि अगर मुसीबत वही है जो वो सोच रहे हैं तो ये मुसीबत सिर्फ उन पर नहीं, पूरे गांव पर टूटने वाली है। और अब सब लोग तांत्रिक बाबा को ढूंढने के लिए आगे की पहाड़ियों की तरफ निकल गए। जब वो वहां पर पहुंचे तो उनका नसीब बहुत अच्छा था। वो बाबा अभी भी वहीं पर अपनी साधना में लीन थे। उनको वहां पर वैसे देखने के बाद सब उनके सामने पहुंचकर एक साथ उनसे मदद की गुहार लगाते हुए बोलने लगे। सबकी आवाज़ सुनकर बाबा ने तुरंत आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, मुझे पता था तुम सब यहाँ आओगे ही, क्योंकि वो डायन सच में आज़ाद हो चुकी है। ये बात सुनते ही गांव वालों ने तुरंत बाबा से अपनी मदद के लिए वहां जाने को कहा। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन तुम लोगों की इतने साल पहले की गई गलती को सुधारना इतना आसान नहीं है। तुम लोगों को अब वहां पर जाकर खुदाई करके उस औरत की अस्थियां लानी पड़ेंगी। उसकी अस्थियों को अब हमें सही तरीके से अंतिम संस्कार करके ही उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। उसकी काली शक्तियाँ अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अगर हमने थोड़ी भी देर और की तो वो नीति की बलि आज रात ही देकर और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। फिर शायद उसको रोकना मेरे बस की भी बात नहीं होगी। ये बात सुनते ही नीति की माँ बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगी और अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांगने लगी। उन्होंने कहा, बाबा प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लीजिए, चाहे जैसे भी कुछ भी करना पड़े मैं सब करूँगी, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लीजिए। उसकी तो कोई गलती नहीं है। मेरी बच्चियाँ तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। पता नहीं क्या सोचकर मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गई। बाबा ने कहा, शांत हो जा बेटी, ये सब नियति ही है, और कहीं ना कहीं तेरी बेटी उस डायन के अंत का माध्यम बनने वाली है। और अब बाबा सारे लोगों के साथ वहाँ नीति के घर की तरफ बढ़ चले। उन्होंने आधे लोगों को उस पेड़ के नीचे से अस्थियां ढूंढ कर लाने का आदेश दे दिया। वो लोग जंगल में उस पेड़ की तरफ बढ़ गए। इधर बाबा नीति के घर पर पहुंच गए थे। नीति की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। सिर्फ एक रात में ही नीति लग रहा था जैसे पता नहीं कितने समय से बीमार है। उसने खून की उल्टियां कर करके अपने पूरे कमरे को लगभग लाल कर दिया था। प्रीति कमरे के बाहर बैठकर रोए जा रही थी और वो अपनी माँ को देखकर तुरंत उससे लिपटकर रोने लगी। उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसने बताया नीति किस तरीके से बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। ये सारी बातें सुनने के बाद माँ ने अपनी बेटी को शांत कराया और बाबा ने अपनी क्रिया शुरू कर दी। गांव वाले भी अब लगभग उस औरत की अस्थियां ढूंढ चुके थे। वो उन अस्थियों को लेकर बाबा के पास थोड़ी ही देर में पहुंच गए। इधर बाबा की क्रिया चल रही थी और बाबा की क्रिया चलते चलते ही नीति को काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही थी। बाबा ने पहले से ही एक हवन कुंड का इंतज़ाम करके रखा था। गांव वाले जब अस्थियां लेकर पहुंचे तो उन्होंने वहां उसी घर के बाहर एक छोटी सी चिता बनाने के लिए उनको आदेश दे दिया। उन लोगों ने बाबा के आदेश के अनुसार चिता तुरंत तैयार कर दी। बाबा ने उस चिता पर पता नहीं कई सारी चीज़ें पढ़कर डाली और उन अस्थियों को रखकर जैसे ही
उनमें आग लगाई, नीति अपने बिस्तर से लगभग 5 फीट ऊपर उठ चुकी थी और नीति हवा में ही उड़ते हुए छटपटा रही थी, अजीब सी आवाज में चिल्ला रही थी। उसकी ये हरकतें देखकर उसकी माँ और बहन दोनों डर से रो रहे थे, काफी घबराए हुए थे। लेकिन जैसे जैसे उन हड्डियों में आग पकड़ी, वैसे वैसे नीति नीचे की तरफ आ गई और अब नीति बेहोश हो चुकी थी। वो अस्थियां भी थोड़ी ही देर में जलकर राख हो चुकी थी और उस राख को बाबा ने संभाल कर एक मटकी में, जैसे कि अस्थि कलश बनाया जाता है वैसे बनाकर गांव वालों को दे दिया, ताकि वो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर सके। और बाबा ने उस घर में किसी को भी प्रवेश ना करने का साफ साफ आदेश दिया। उन्होंने कहा, आप अपनी दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाइए। आपको अगर चाहिए तो आप गांव में किसी घर में रह जाइए, लेकिन इस घर में अब कभी भी किसी को भी प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि इस घर में ही वो अपनी तंत्र क्रिया किया करती थी। इस वजह से इस घर में काफी सारी काली शक्तियां पहले से ही मौजूद हैं। ये बात सुनते ही प्रीति और नीति की माँ तुरंत अपनी दोनों बच्चियों को लेकर कुछ दिनों के लिए गांव वालों के ही आश्रय में रही और उसके बाद उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए वो जगह छोड़ दी। गांव वाले भी कभी भी बाबा के आदेश के अनुसार उस जगह, उस तरफ कभी भी अपना रुख नहीं किया। गांव वालों पर दोबारा ऐसी कोई मुसीबत कभी नहीं आई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। फिर वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।